नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। मैं अमोल स्वागत करता हूँ आपका चर्चा विद अमोल में। आज का हमारा विषय है कहां से आए हैं नरेंद्र मोदी भाग 2। आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा। आज इसी कहावत से रिलेट करते एक परिवार के बारे में मैं आपको बताऊंगा। आजादी के बाद कांग्रेस छोड़ कोई भी ऐसी राजनीतिक पार्टी नहीं थी। मेरे कहने का मतलब है एक खास विचारधारा वाली पार्टी जो लोकसभा चुनाव में बहुमत हासिल कर पाई थी या फिर कांग्रेस का पूरी तरह सफाया कर पाई थी। और यही भविष्यवाणी जयराम रमेश ने लगभग 1 साल पहले कर डाली थी। दूसरे लफ्जों में कहूं तो यही काम भाजपा ने कर दिखाया था, लेकिन उसके तथ्य और उसके सत्य को आज तक कांग्रेस के कई दिग्गज, कांग्रेस के समर्थक, बुद्धिजीवी हजम नहीं कर पाए हैं। तो मुद्दा यह है कि नरेंद्र मोदी जी के राष्ट्रीय क्षितिज पर उभरने से पहले उनसे कई ज्यादा प्रतिभाशाली नेता हर दशक में हो गए हैं, जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, और उनसे भी पहले की अगर बात की जाए तो दीनदयाल उपाध्याय। ये सब अपनी अपनी राजनीतिक भूमिका में अभूतपूर्व ताकत के नेता रहे हैं। यही नहीं, समाजवादी और वामपंथी विचारधारा के भी अनेक नेता थे, लेकिन उनमें से कोई भी कांग्रेस के सामने इतना बड़ा आह्वान खड़ा नहीं कर पाया था जितना कि श्रीमान नरेंद्र मोदी जी कर पाए हैं। हालांकि जयराम रमेश को इस बात का अंदेशा था कि मोदी नाम के तूफान के सामने कांग्रेस पार्टी टेबल पर जमी किसी धूल की तरह उड़ जाएगी, क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी और गांधी खानदान को बखूबी जानते थे। सोनिया और राहुल ने कांग्रेस पार्टी की जो दुर्दशा कर रखी थी वो किसी से छुपी हुई नहीं थी। वो किसी चाबी वाले खिलौने से कम नहीं थी। ये किसी भी तरह मोदी जी का सामना करने के लिए सक्षम नहीं है। यही जयराम रमेश का अनुमान था, मानना था। आजादी के बाद मोदी कांग्रेस के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी थे। ये बात जितनी सच है उससे कई ज्यादा सच बात 2014 की कांग्रेस कितनी दुर्बल और कितनी अधमरी थी ये है। उस समय मोदी लहर के बारे में जितनी चर्चा हो रही थी उससे कई ज्यादा चर्चा कांग्रेस के विकलांग होने की हो रही थी। ये मोदी आया कहां से और 16वें लोकसभा चुनाव में अचानक खड़ा हो गया कैसे? इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने की जहमत कांग्रेसी और बुद्धिजीवियों ने आज तक नहीं की, तो ये कैसे जान पाते कि 2019 की मोदी जी की रणनीतियां क्या होगी? दिल्ली दरबार के लिए मोदी आउटसाइडर थे। आज भी विपक्ष की हरकतें देखकर ऐसा लगता है कि मोदी आज भी आउटसाइडर है। दोस्तों, यहाँ आउटसाइडर का मतलब यह है कि भले ही मोदी प्रधानमंत्री बन गए हैं, पर हम मानते नहीं। उस पद को जो सम्मान मिलना चाहिए वो हम नहीं देंगे। ऐसी हरकतें विपक्ष की है। ब्रिटिश राज में जिस तरह गोरे साहब की सहमति की मुहर वाला कागज जिसके पास होता था उसे इस लुटियंस दिल्ली में सम्मान मिलता था, उसी तरह बाद में नेहरू गांधी खानदान में जन्म लेने वाले बच्चे भारत पर राज करेंगे, ऐसी मानसिकता 1947 से लेकर आज तक भारतीय लोगों में है। हालांकि 2014 के बाद से ये मानसिकता धीरे धीरे बदल रही है। 2002 में गुजरात दंगल हो गई और मोदी उस समय की केंद्र सरकार, गांधी खानदान, लेफ्ट लिबरल, पपेट मीडिया और जिहादियों के रडार पर आ गए। उस दंगल पर मोदी जी ने अनेकों बार सफाई दी, लेकिन गांधी खानदान के पाले हुए पत्रकार उन पर टूट पड़ते थे, उन्हें जगह जगह घेरा करते थे, यहाँ तक कि आप माफी क्यों नहीं मांग लेते, ऐसे चक्रव्यूह में फंसाने वाले सवाल उनसे पूछा करते। जो गुनाह उन्होंने किया नहीं उसी के जुर्म में उन्हें जेल भिजाना चाहती थी कांग्रेस और बुद्धिजीवी पत्रकार। लेकिन इस सब में वो ये भूल रहे थे कि ये मोदी है। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि इनका तो पैटर्न ही कुछ अलग है। मोदी जी पर सवाल तो बहुत उठे कि वो पत्रकारों से बात करने से डरते हैं या फिर पत्रकारों के सवालों के उत्तर देने की हिम्मत उनमें नहीं है। लेकिन मोदी जी पपेट मीडिया के सामने ना झुके ना रुके। मोदी जी ने इनको सफाई देने से बेहतर जनता से संवाद करना ठीक समझा, अपने मतदाताओं से संवाद करना ठीक समझा। और फिर धीरे धीरे इन पत्रकारों को अपनी औकात समझ में आ गई। 2002 से लेकर आज 2020 तक लगभग 18 साल हो गए हैं। यही प्रोटोकॉल मोदी जी आज तक फॉलो कर रहे हैं। वो किसी भी पत्रकार से बात नहीं करते जब तक कि उनकी खुद की मर्जी ना हो। मोदी जी अपने 12 साल के गुजरात कालखंड में दिल्ली के तथा कथित तख्त के सामने कभी नहीं झुके और ना ही उसे कोई अहमियत दी, और देते भी क्यों? ऐसे क्या झंडे गाड़े थे इस परिवार ने पिछले 70 सालों में जो इनको अहमियत दी जाए? इन्होंने तो सिर्फ कुर्सियां गर्म की और अपनी तिजोरियां भरी।
इस सबसे मोदी जी ने एक बात तो साबित कर दी थी कि अगर आप मतदाताओं से जुड़े रहते हैं, ग्राउंड लेवल पर जनता की भलाई के लिए काम करते हैं, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए नई नई योजनाएं लाते हैं, युवाओं के रोजगार के लिए विदेशी कंपनियां अपने प्रदेश में निवेश करें, इसके लिए आग्रही रहते हैं, तो ये जनता आपके पीछे डटकर खड़ी रहती है और फिर इन बुरी ताकतों को हराना आपके लिए बेहद आसान हो जाता है। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था कि मोदी जी पर एक वीडियो में बात करना असंभव है। अगली वीडियो जल्दी आ जाएगी। दोस्तों, ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों परिजनों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे इस वीडियो का अगला भाग बनाने में हौसला मिल जाएगा। आज मैं यही रुकता हूँ, तब तक के लिए जय श्री राम, नमस्कार।